हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं CUET PG फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था उसको ही अपन आगे बढ़ाएंगे। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को ही अपन कंटिन्यूस करेंगे इसमें। तो देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था उसको ही अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्रीवियस लेक्चर को ही अगर अपन आगे बढ़ाएं तो अपन ने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था जिससे सॉलिड स्टेट फिजिक्स को कम्प्लीटली अपन स्टडी कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? तो पहली प्रॉपर्टी थी अपने पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो पहली प्रॉपर्टी थी अपने पास वो क्या थी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी अपने पास पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दूसरी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी थी अपने पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी थी आपके पास मैकेनिकल, ऑप्टिकल और चौथी आपके पास थी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास थी कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। और पांचवी प्रॉपर्टी थी आपके पास थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी। इन पांचों प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो तो बल्क मॉडुलस, ऐसे टॉपिक्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तो डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, इनके बिहेवियर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, इनके बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कोई भी सॉलिड पर अपन लाइट डाल के कुछ किसी टेम्परेचर टी पर उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें लाइट डाल के स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में अपन को किसकी स्टडी कर रहे थे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में अपन 3 बातों की स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला है आपके पास कंडक्टर। ठीक है, दूसरा है आपके पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। और तीसरा है आपके पास इंसुलेटर। इनकी अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, जो आपके पास बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनमें जो एनर्जी गैप रहता है कंडक्टर में वो कितना रहता है? एनर्जी गैप की बात की जाए तो डेल्टा ई अप्रोक्सीमेट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप की बात की जाए तो एनर्जी गैप डेल्टा ई ये अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है इसमें। जैसे आपके पास मैं बता देता हूँ, ये आपके पास कंडक्शन बैंड होता है CB, और नीचे बैलेंस बैंड होता है जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ अवेलेबल रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बैलेंस बैंड में रहते हैं। ठीक है, जो दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, इसको बोलते हैं ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में करंट आपके पास आसानी से फ्लो हो सकती है। चार्ज आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप रहता है, एनर्जी गैप, इसमें जो एनर्जी गैप रहता है अप्रोक्सीमेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। तो इसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है और चार्ज आसानी से जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें बिहेवियर ऑफ
स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनके बिहेवियर की अपन स्टडी करते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपके पास? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अपन इनके बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, इनके बिहेवियर की बात करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी में कोई भी आपके पास सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल मान लो कोई कंडक्टर है, मेटल मान लो, ठीक है, उसको अपन टेम्परेचर टी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर टी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस मेटल का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। जिससे उस मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसके बिहेवियर की स्टडी, उसके बिहेवियर की स्टडी, उसके बिहेवियर की स्टडी किस में करते हैं अपन? उसकी बिहेवियर की स्टडी अपन थर्मल प्रॉपर्टी में करते हैं। ठीक है, उसके बिहेवियर की स्टडी अपन थर्मल प्रॉपर्टी में करते हैं। इस तरीके के से अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिएगा, क्रिस्टल के टाइप पढ़ रहे थे अपन। जो टाइप होते हैं वो टू टाइप का क्रिस्टल होता है आपके पास। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा टाइप होता है आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, पहला टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा टाइप होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो पार्टिकल्स अपन इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसकी स्टडी करें तो इसमें पार्टिकल्स एटम्स की बात करते हैं, या मॉलिक्यूल की बात करते हैं, या आयंस की बात करते हैं। इनका जो अरेंजमेंट है, कोई भी बॉडी में इनका जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, मैं कुछ ऐसे पार्टिकल्स लूँ इस तरीके के। देखिएगा, ये मैंने कुछ बॉक्स बनाया, इसमें ये पार्टिकल्स लिए। ठीक है, ये पार्टिकल्स अपन ने लिए, इनका जो गैप होता है वो सेम होता है, इन दोनों के बीच में एटम का गैप सेम होता है, यानी डिस्टेंस ए है वो हमेशा सेम बनी रहती है, कि इन दोनों में आपके पास डिस्टेंस ए है, सेम बनी रहती है। ऐसे ही सारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं जिसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल्स का क्या होता है? पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास रैंडम अरेंजमेंट होता है, रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट होता है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया, रैंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब ऐसे ही यादृच्छिक अरेंजमेंट किया जाए। क्रिस्टल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि यादृच्छिक अरेंजमेंट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। मतलब रैंडमली पार्टिकल्स जो स्पेस में कहीं भी पड़े होंगे, रैंडमली कौन से पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस कहीं भी स्पेस में रखे हुए होंगे। ठीक है, आप ऐसा नोट कर सकते हो शॉर्ट थ्योरी में, क्योंकि शॉर्ट अपन को सारी चीज़ पता होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा शॉर्ट में। नोट कर लीजिएगा शॉर्ट में। इसके नीचे लिख लीजिएगा पीरियोडिक अरेंजमेंट, पीरियोडिक
अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिएगा पीरियोडिक अरेंजमेंट, इसके नीचे रैंडमली अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बात करते हैं कि आपके पास यहीं लिख लीजिएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ये आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, सम एनर्जी रिलीज्ड, सम एनर्जी रिलीज्ड, सम एनर्जी रिलीज्ड, कुछ एनर्जी आपके पास क्या होती है, रिलीज्ड होती है, ठीक है। सम एनर्जी रिलीज्ड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज होने के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, ऐसा लिख सकते हैं। नोट डाल के लिख दीजिएगा नीचे, वी कैन कन्वर्ट, मैं लिखवा देता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉक्सेस बना के भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड देन सम एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द क्रिस्टल, some energy released from the crystal then crystalline solid, these crystalline solid, अब क्रिस्टलाइन से नॉन क्रिस्टलाइन से क्या बन गया आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव वेरी मच स्टेबल क्रिस्टल, देन स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय द क्रिस्टल, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो मोर स्टेबल हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, क्रिस्टल क्या हो जाएगा आपके पास, मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या आप कुछ बॉक्सेस बना के शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, तो वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, या कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, या फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या होगा इसमें, क्रिस्टलाइन को कन्वर्ट करते हैं, ये क्या होता है, कन्वर्ट, कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके के अपन बात कर सकते हैं। और इसके नीचे लिख देगा, इसके नीचे नोट लगा के लिख देना, जो क्रिस्टल बनता है आपके पास वो दो चीज़ों से बनता है, लैटिस प्लस बेसिस। अब लैटिस प्लस बेसिस से आपके पास कंप्लीट क्रिस्टल बनता है। लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, उससे मैं उस बात पर मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। लैटिस प्लस बेसिस, देखिएगा नोट डाल के मैंने लिखवाया था कि जो आपके पास क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल बनता है वो लैटिस प्लस बेसिस से बनता है, ठीक है। जो क्रिस्टल बनता है वो लैटिस प्लस बेसिस से बनता है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा लैटिस, ठीक है। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिएगा लैटिस। लैटिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मोड लेते हैं कि आपके पास लैटिस क्या होता है। लैटिस इज एन अरेंजमेंट, लैटिस आपके पास क्या होता है, इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होता है लैटिस ऑफ द इमेजिनरी पॉइंट, ऑफ द इमेजिनरी पॉइंट
point in the space, in the space। स्पेस में क्या होता है, लेटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द इमेजिनरी पॉइंट इन द स्पेस। आपके पास लेटिस क्या होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, आप ऐसा बोल सकते हो पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दीज पॉइंट आर नोन एज, these point are known as lattice point, lattice point। lattice is abstract quantity, lattice is abstract quantity, lattice is abstract quantity। ऐसा लिख सकते हो, lattice is abstract quantity, lattice is abstract quantity, abstract quantity। abstract quantity का मतलब क्या होता है, abstract quantity का मतलब होता है not vector, not vector and not scalar quantity, not scalar, scalar, ठीक है। कोई भी स्केलर नहीं होती है और वेक्टर क्वांटिटी भी इसमें नहीं ली जाती है। लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द इमेजिनरी पॉइंट इन द स्पेस, दीज पॉइंट आर नोन एज लैटिस पॉइंट। आपके पास ऐसा बोल सकते हो कि लैटिस क्या होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है। लैटिस क्या होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है, स्पेस में फिक्स, एकदम फिक्स अरेंजमेंट होता है और इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, न तो वो वेक्टर होगी ना वो स्केलर होगी, क्योंकि वेक्टर, स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है, नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मली अगर स्केलर का मतलब तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, बट नॉर्मली अगर बात करें तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दो की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे पीरियोडिक ने, ऐसे स्पेस में कुछ पॉइंट्स अपन डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स क्या कर सकते हैं अपन, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके पास लेटिस पॉइंट हो जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट डिज़ाइन कर दिए बराबर दूरी में, दोनों बराबर दूरी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बराबर है, उतनी डिस्टेंस जितनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इतनी इन दोनों के बीच में, उतनी ही आपके पास क्या होगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ना तो स्केलर क्वांटिटी होती है और नहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई पॉइंट्स की क्या क्वांटिटी होगी, ये पॉइंट्स में डाल दूँ तो ये बोलूँगा कि स्केलर है, स्केलर है, या ये बोलूँगा कि ये वेक्टर है, क्या बोलूँगा इसके लिए, कुछ शब्द तो होगा, परंतु ये शब्द नहीं होंगे इसके लिए, क्योंकि न तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, नहीं आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो जो कनेक्शन जिस वे में करते हैं, जैसे इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने ये कनेक्ट कर दिए, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर चौथा पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ये चारों पॉइंट, ये पहला पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट किया, ये दूसरा पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट किया, और ये तीसरा कनेक्ट किया, और ये चार। तो इस तरीके के जो कनेक्शन है, इन कनेक्शन को बेसिस बोलते हैं। जो कनेक्शन किया है इसको अपन बेसिस बोलते हैं। और जो लेटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, जो अपन इमेजिनरी पॉइंट पीरियोडिक अरेंजमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं स्पेस में, अपन ने डाल दिए और फिर उनका कनेक्शन करेंगे तो बेसिस बोलेंगे। और ये आपके पास लेटिस होता है। और कंप्लीट को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट को अपन क्रिस्टल बोलते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम आप बना सकते हो, ये पूरा लिख के ये वाला डायग्राम बना सकते हो। नोट कीजिएगा फटाफट।
फटाफट नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, नोट कर लिया होगा तो आप अपन आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब बेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा बेसिस, इसमें लिखिएगा इफ वन एंड मोर एटम इफ वन एंड मोर atoms if one and more atoms or molecules at a lattice point then if one and more atoms or molecules at the lattice point, then molecules at the lattice point, थोड़ा सा इसको रफ करना, molecules attached कर दो। ठीक है, molecules attached at a lattice point then it become crystal. So these atoms or molecules attached on lattice point are known as bases. ठीक है, if one or more atoms or molecules attached at the lattice point at a lattice points, then it become crystal. So these atoms and molecules attached on lattice point are known as bases. ठीक है, ये आपके पास एटम्स जो अटैच कर दिए, यहाँ पर एक एटम अटैच कर दिया, यहाँ पर है एक एटम अटैच करके एक बांध दिया इनको। ठीक है, यहाँ पर एक एटम अटैच कर दिया, एक यहाँ पर एटम अटैच कर दिया, इनको पूरा अटैच कर दिया इस तरीके का। ये पहला अटैचमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और ये क्या होता है, बेसिस। ये जो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट क्या होता है आपके पास, क्रिस्टल होता है। कंबाइंड फॉर्मेट क्या होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
इसके नीचे लिख सकते हो, इफ़ वन एटम अटैच्ड ऑन ईच लैटिस पॉइंट इट इज़ नोन एज मोनोएटॉमिक क्रिस्टल। इफ़ वन एटम और molecules attached to the lattice point that is known as monoatomic crystal। ये आपके पास मोनोएटॉमिक क्रिस्टल कहलाता है। अब वन एंड मोर, अगर वन एंड मोर एटम्स को अटैच करें, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल। इसको मोनोएटॉमिक क्रिस्टल बोलते हैं, और इसको वन एंड मोर एटम अटैच करें तो इसको क्या बोले? पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल। वन को हटा दो, मोर एटम्स अटैच्ड, ये पूरी लैंग्वेज लिख लेना, अटैच्ड टू ईच लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? मोर एटम्स अटैच्ड लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल हो जाएगा। मोनोएटॉमिक क्या हो जाएगा? केवल एक एटम अटैच करें तो क्या हो जाएगा? मोनोएटॉमिक क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्रिस्टल की बात की है कि क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास क्या होता है? पीरियोडिक अरेंजमेंट से बनता है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड रैंडमली अरेंजमेंट से बनता है। ठीक है, उसके बाद में लैटिस बेसिस की बात की। लैटिस क्या होता है? इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं स्पेस में। ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट होते हैं जिनको लैटिस पॉइंट कहते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, न किसी उसका कोई मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी किसी पॉइंट का, जैसे मैंने पॉइंट कर दिया, ये इसका तो न तो कोई डायरेक्शन होगी, न कोई आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, बेसिस की बात की, उन पॉइंट्स को जो लैटिस पॉइंट्स स्पेस में अपने अरेंज किए उसको अपन ने इस तरीके से बांध दें तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिस बोलेंगे। और लैटिस प्लस बेसिस को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल्स का नाम देंगे। अगर एक एटम अपन लैटिस इमेजिनरी पॉइंट जो लैटिस है उन पर एक एक एटम्स या मॉलिक्यूल अटैच करें तो मोनोएटॉमिक क्रिस्टल कहलाएगा, और मोर एटम्स को अटैच करें, ईच लैटिस पॉइंट पर मोर एटम को अटैच करें तो ये पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल कहलाएगा। अपन ने क्रिस्टल के टाइप पढ़े, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट सेल की बात करेंगे। यूनिट सेल क्या होता है और टाइप ऑफ यूनिट सेल। मैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करेंगे यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसकी बात करेंगे। ठीक है, टाइप कितने टाइप के होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, और टाइप ऑफ यूनिट सेल की अपन चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो अपने लेक्चर नंबर 3 होने वाला है वो जल्द ही आपके पास इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉर्नर पर अपलोड कर दिया जाएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।